जय हिंद बच्चों। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन को हम संबंध एवं फलन भी कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डेली लाइफ में रिलेशन का जो मीनिंग होता है, जैसे आपका संबंध आपके माता पिता से है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ में और आपके टीचर के साथ में एक रिलेशन होता है। जैसा कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग समझते हैं रिलेशन का मीनिंग, वही मीनिंग आपका मैथमेटिकली भी होता है, बट मैथमेटिक्स में हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझते हैं या डिफरेंट वे में हम उसको स्टडी करते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन जैसे आप समझिए कि सर्कल है, तो सर्कल रेडियस से रिलेटेड होता है, यानी वृत्त जो है वो उसकी त्रिज्या से रिलेटेड होता है। जब हम त्रिज्या को कम या ज़्यादा करते हैं तो सर्कल का साइज जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आप देखिए कि जब हम कोई दो नंबर्स के बीच रिलेशन की बात करते हैं, सपोज मान के चलिए कि आप अगर 2 है आपके पास, तो 2 और 4 में हमारे पास क्या रिलेशन है कि 2 जो है वो लेस देन 4 है, लेकिन 4 और 6 में अगर हम रिलेशन देखें तो 4 जो है वो 6 से भी लेस है, बट 6 4 से बड़ा है। तो हमारे पास जो रिलेशन की अगर हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो वहाँ रिलेशन अलग टर्म्स में हम पढ़ते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संबंध को हम किस तरह से मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 4। सेट हम सभी अपने क्लास 11th में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो एक सेट हमारे पास यहाँ पे A है जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब इसी सेट से अगर हम एक और सेट बनाते हैं, इसी सेट के एलिमेंट से अवयव लेकर, तो हमारे पास सपोज मान लीजिए हमने 2 और 3 ये दो एलिमेंट्स लेकर एक इसका सेट बनाया। तो देखिए इस सेट में A में और B ये दो सेट हमारे पास हो गए। इन दोनों में हमारे पास क्या संबंध है या इन दोनों में हमारे पास क्या रिलेशन है, तो हम इसको कैसे शो करते थे कि B इज सबसेट ऑफ A, यानी B जो है ये A का सबसेट या जिसको हम बोलते हैं उप समुच्चय है, क्योंकि B को हमने A से ही यहाँ पे लिया है। तो देखिए ये B और A का संबंध जिसको हमने एक मैथमेटिकली सिंबल सबसेट के सिंबल से यहाँ पे शो किया है। तो मैथमेटिकली हम रिलेशंस को जब स्टडी करते हैं तो आप उसको जैसे सबसेट की फॉर्म में, या अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2 है ना, 2 को हम लेस देन 4 लिखेंगे, तो इन दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन आ गया कि 2 जो है वो 4 से लेस है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा चेंज करें, तो 4 जो है वो ग्रेटर है किससे? 3 से। तो 4 और 3 दोनों में क्या रिलेशन आ गया कि 4 3 से ग्रेटर है। तो जब हम मैथमेटिक्स में संबंध की बात करते हैं तो कुछ सिंबल्स, कुछ प्रतीक हम यहाँ पे यूज करते हैं या कुछ अलग उसकी डेफिनेशंस रहती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार का होता है, कुछ सॉल्व्ड उसकी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सवाल सॉल्व करेंगे। और आइए देखते हैं इसको एक पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको इसके उदाहरण बताती हूँ, तो आपको संबंध की जो डेफिनेशन है या संबंध मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है वो क्लियर हो जाए। बच्चों अब एक पिक्चर के माध्यम से हम यहाँ पे संबंध को समझेंगे। डेली लाइफ में जब हम संबंध की बात करते हैं तो ये देखिए आप, ये आपका पेरेंट्स के साथ में आपका संबंध, या फ्रेंड्स के साथ में, या टीचर्स और स्टूडेंट का संबंध। और अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो मैथमेटिकली आप देखिए ये जो सर्कल है हमारे पास, इसमें ये रेडियस हमने देखिए यहाँ पे शो करी है। सर्कल का साइज जो है वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से देखिए 2 और 6 जो दो नंबर्स हैं इनमें क्या रिलेशन है, 2 6 से लेस है, यहाँ 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है। तो ये दो नंबर्स के बीच में रिलेशन आ गया। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की या सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो देखिए A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। इसी तरह से वर्ग समीकरण का भी देखिए आप फॉर्मूला निकालते हैं, जो रूट्स हम निकालते हैं, मूल निकालते हैं इसके, वो भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। बच्चों कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है। उसको अगर हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू उसको अगर समझने की कोशिश करें, तो जैसे अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो विद्यार्थियों का रिलेशन विद्यालय से है, टीचर से है,
उसकी कक्षा से है। तो जब हम स्टूडेंट को कनेक्ट करते हैं विद्यालय से, टीचर से और उसकी कक्षा से, तो ये अलग अलग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल देके मैंने आपको बताया है कि कार्तीय गुणनफल जो है वो कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे या कैसे हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसको डेफिनेशन के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू समझाएंगे। कार्तीय गुणनफल का मतलब है कि कार्तीय गुणनफल बेसिकली संबंध को शो करता है या किसी भी दो चीज़ों के बीच में क्या कनेक्शन है या वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं ये बताता है। तो अभी आप ये देखिए कि एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो देखिए हमारे पास कोई सेट है A 2 3 और B दूसरा सेट है AB। अगर हमें इनका कार्तीय गुणनफल लिखना है मतलब A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये देखिए आप A क्रॉस B इज इक्वल टू 2A, 2 को मैंने A के साथ लिया, फिर 2 को मैंने B के साथ में लिया है, 3A 3B। इस तरह से हमारे पास ये चार ऑर्डर्ड पेयर या जिन्हें हम क्रमित युग्म कहते हैं ये आ गए हैं। अब आप देखिए यदि A में X अवयव हैं और B में Y अवयव हैं, मतलब अभी हमने यहाँ पे नंबर्स के थ्रू इसको समझा है, अब हम एक जनरल फॉर्म में इसको समझ रहे हैं कि यदि हमारे पास A में X अवयव हैं और B में Y अवयव हैं तो A क्रॉस B में आपके पास X Y अवयव होंगे। इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। NA इज इक्वल टू 2, मतलब सेट A में अगर अवयवों की संख्या 2 है, NB इक्वल टू 3, मतलब सेट B में अवयवों की संख्या 3 है, तो हमारे पास उनका जो कार्तीय गुणनफल बनेगा उसमें टोटल अवयवों की संख्या हमारे पास कितनी होगी 6, यानी हम NA क्रॉस B इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। अब हम लोग संबंधों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। संबंध हमारे पास 3 तरह के हैं मेन तो, स्वतुल्य संबंध जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, और सम्मित संबंध जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, और संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध की सबसे पहले बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध का मतलब है, अगर मान लीजिए आप शीशे में आप स्वयं खुद को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, उसमें आप खुद दिखाई देते हैं। तो जब हम स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर जो हम लेते हैं उसमें दोनों अवयव इक्वल आने चाहिए, मतलब इक्वल इमेजेस जो आपके पास डोमेन में है वही आपका रेंज दिखना चाहिए। तो ये जो एक मिरर इमेज वाला उदाहरण है ये आपका स्वतुल्य संबंध के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके एक पिक्चर के थ्रू भी हमने दिखाया है कि जो बच्चा है वो देखिए बाहर बैठा है और मिरर इमेज में ये जो देख रहा है तो सिंपल उसी की इमेज इसमें दिख रही है। तो ये स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। सम्मित की जब हम बात करते हैं या सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें नंबर्स का तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, क्रम विनिमय नियम, उसमें आप देखिए अगर A प्लस B है वो B प्लस A के इक्वल होता है। तो ये भी आपका एक सम्मित संबंध का उदाहरण है। लंबवत रेखाओं का उदाहरण हमने देखा। समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो समांतर दो रेखाओं का परस्पर समांतर होना भी एक सम्मित संबंध का उदाहरण है। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रेखा है L और एक रेखा है यहाँ पे हमारे पास M। ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो हम इसको लिखेंगे L समांतर है M के, तो M भी समांतर है L के। तो ये देखिए आप सम्मित रिलेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास L पैरेलल है M के तो M को भी L के पैरेलल होना चाहिए। मतलब हमने अगर इन रेखाओं का ऑर्डर यहाँ चेंज किया है तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये सम्मित रिलेशन जो है वो आपका पैरेलल लाइंस के लिए भी सेटिस्फाई होता है। तो जब हम संक्रामक संबंध की बात करेंगे तो देखिए इसी में मैं एक रेखा और ले लेती हूँ। ये मैंने एक और रेखा ले ली है और ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं या समांतर हैं। अब आप देखिए L M के समांतर है, M N के समांतर है, तो ये जो रेखा L है ये भी N के समांतर होगी। देखिए L जो है वो M के समांतर है, M N के समांतर है, तो L रेखा N के भी समांतर होगी। ये आपका संक्रामक का रूल या कंडीशन बन गया। मतलब जो आपकी समांतर रेखाओं का जो प्रतिबंध है या समांतर रेखाओं का जो रिलेशन है वो एक संक्रामक रिलेशन भी है। और इसी रिलेशन से अभी हम स्वतुल्य को भी समझ सकते हैं। स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही रेखा की
बात करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रेखा है और ये खुद अपने समांतर है, ठीक है। तो इसको हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे और यही हम इसको सममित के लिए अगर देखना चाहें तो सममित संबंध के लिए हमारे पास यहाँ दो लाइंस होंगी L M, तो इसको हम लिख देंगे L पैरेलल टू M इज इक्वल्स टू M पैरेलल टू L। और संक्रामक की अगर बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ तीन रेखाएं हैं जो आपस में पैरेलल हैं L M N, इनको हम लिखेंगे L पैरेलल टू M M पैरेलल टू N, तब L को N के पैरेलल होना चाहिए। ये हमने समांतर रेखाओं का एक ही उदाहरण लेके और हमने तीनों तरह के संबंध यहाँ पे समझ लिए हैं। तो इस तरह से आपके संबंध के प्रकार हैं और किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध एक अलग संबंध है हमारे पास, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे कि तुल्यता संबंध, उसमें अगर आपको किसी संबंध को तुल्यता संबंध प्रूफ करना है तो आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध उसमें प्रूफ करने होते हैं। तीनों संबंध आपको उसमें शो करने होंगे। अगर तीनों संबंध शो हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, तो वो संबंध आपका तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मतलब अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो आपको तीनों रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना होते हैं। तो चलिए अब हम संबंधों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिलेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, संबंधों के प्रकार में हमने पढ़ा स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R हो। देखिए, हम सभी ने 11th क्लास में डोमेन और रेंज सब पढ़ा हुआ है। अब आप देखिए, अगर हम क्रमित युग्म में या ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स लिखते हैं तो पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन होता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज होता है। तो यहाँ A, A का मतलब है कि इसका डोमेन और रेंज इक्वल होगा। तो स्वतुल्य संबंध में आपके पास क्रमित युग्म में दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हम इसको उदाहरण से समझें तो उदाहरण में दो सर्वांग सम त्रिभुज जो हैं वो हमेशा स्वतुल्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह से बराबर रहते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा उदाहरण आपका संबंध का हो सकता है। इसके अलावा अगर हम एक और उदाहरण इसका देखें तो आप देखिए, A हमारे पास एक सेट है ABC, इससे हमने दो रिलेशन यहाँ पे फॉर्म किए हैं। पहला है R1 जिसमें हमने एलिमेंट्स को लिया है AA, BB और CC, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास। दूसरा रिलेशन हमने यहाँ फॉर्म किया है R2, इसमें हमारे पास BB, CB, BC और AA, ये हमारे पास चार ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब इन दोनों में अगर हम चेक करें कि हमारे पास इन दोनों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो देखिए आप R1 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर की ये सेम हैं। देखिए A, B, B और C, यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स हमारे पास सेम हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो हमारे पास ये R1 जो रिलेशन है ये स्वतुल्य होगा। लेकिन जो दूसरा जो रिलेशन है आपके पास R2, यहाँ पर BB तो है हमारे पास, बट देखिए आप C और C ऑर्डर पेयर हमारे पास इसमें नहीं है। तो ये रिलेशन जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए आप इस तरह से R1 रिलेशन जो है वो आपका स्वतुल्य संबंध हो गया और R2 जो है वो A पर स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि C बिलोंग्स टू A पर CC डज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो हमारे पास ये स्वतुल्य संबंध का उदाहरण हमने समझा। दूसरा रिलेशन हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। कोई भी संबंध R सममित कहलाता है यदि प्रत्येक AB बिलोंग्स टू A के लिए AB बिलोंग्स टू R इक्वल्स टू BA बिलोंग्स टू R हो। ये देखिए, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर में AB बिलोंग्स टू R था और यहाँ जब हम इसको देख रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में तो यहाँ जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले AB था लेकिन यहाँ पे इनका ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर है। तो AB बिलोंग्स टू R के लिए BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जनरल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो देखिए आप, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास आर्किटेक्चर फॉर्म में अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो देखिए जैसे ताजमहल है, तो ये एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिक आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा है सिमेट्रिसिटी के बारे में। अब आप देखिए सिमेट्रिसिटी यानी दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं, दो हाफ
इक्वल हाफ हमारे पास मिलते हैं। तो देखिए अब ताजमहल है, ये आपका सिमेट्रिक है। यहाँ आपका जो ये देखिए बटरफ्लाई का पिक हमने लिया है, यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, तो वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब ए बी अगर सी डी के परपेंडिकुलर है तो सी डी भी ए बी के परपेंडिकुलर होंगी। लंबवत होने का जो संबंध है ये सममित संबंध कहलाता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध का मतलब है कि पहले हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कोई 3 भाई हैं ए बी सी, तो ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऑब्वियसली ए जो है वो सी का भाई भी होगा। तो ये संक्रामक रिलेशन या संक्रामक संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। इसको मैथमेटिकली हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। मतलब ए बी सी अगर किसी सेट ए में बिलोंग करते हैं या उसमें हैं, तो हमारे पास ये क्रमित युग्म में यहाँ पे इस तरह से रिलेशन इनका होना चाहिए कि ए बी आर में हो, बी सी भी आर में हो, तब ए सी का आर में होना जरूरी है। तो ये हमारे ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संबंध के 3 प्रकार हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अभी हम एक नया संबंध यहाँ पे देख रहे हैं, तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंधों को सेटिस्फाई करता है, तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए उसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। ये देखिए, किसी समुच्चय पर एक संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि यह स्वतुल्य अर्थात x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, सम्मित अर्थात सिमेट्रिक होगा कब? जब x y बिलोंग्स टू R के लिए y x बिलोंग्स टू R भी होगा, जहां x और y दोनों जो हैं वो किसी सेट A से लिए जाएंगे। थर्ड कंडीशन संक्रामक या ट्रांजिटिव के लिए x y बिलोंग्स टू R और y z बिलोंग्स टू R के लिए x z बिलोंग्स टू R का होना भी जरूरी है, जहां x y z तीनों सेट A से लिए गए हैं। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें संबंध को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध सिद्ध करना होता है। अब हम देखेंगे रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध से क्या मतलब है? अरिक्त समुच्चय A पर परिभाषित R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R इक्वल्स टू फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जैसे मान लीजिए, यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। हमारे पास A इक्वल्स टू एक सेट है 1 2 3 और R इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास रिलेशन हमने दिया है एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। यानी अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग एक कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। मतलब ये हमने एक पूरा कंप्लीट इसका रिलेशन यहाँ फॉर्म कर दिया है। अब हमको ये देखना है कि जो रिलेशन यहाँ पे दिया है ये रिलेशन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। ऐसे कौन से क्रमित युग्म हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। अब देखिए 1 1 अगर यहाँ पे दिया है तो ये 1 है, पहला वाला जो 1 है वो x से निकलेगा और जो दूसरा वाला 1 है वो y को बिलोंग करेगा। अब हम ये वैल्यूज इस रूल में रखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 में, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15। तो होता नहीं है, यहाँ 1 प्लस 2 भी 15 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ बात करें 3 प्लस 2 भी 5 है आपका, 3 प्लस 3 भी 6 है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा क्रमित युग्म हमें नहीं मिल रहा है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा हो। इसका मतलब कि ये रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध कहलाएगा। चलिए अब हम यूनिवर्सल रिलेशन या जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव
ए के सभी अवयव से संबंधित हो, अर्थात R इक्वल्स टू A क्रॉस A। एक तरह से अगर देखा जाए तो रिक्त संबंध जो हमने इसके पहले पढ़ा है ये उसका जस्ट अपोजिट है। रिक्त संबंध में A के अवयवों का संबंध A के किसी भी अवयव से नहीं होता, मतलब वहाँ कोई रिलेशन फॉलो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए A का संबंध A के प्रत्येक अवयव से होगा, तो ये आपका यूनिवर्सल या सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। देखिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसमें पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। मतलब हमको जो समुच्चय दिए हुए हैं या सेट दिए रहेंगे, इसमें हमको चेक करना रहेगा कि जो रिलेशन जो दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इसमें ये समुच्चय इन्होंने दिया है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन भी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है एक्स वाई, जहाँ y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। इसको इंग्लिश में भी देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एज R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। मतलब रिलेशन जो दिया है वो ऐसा है जिसमें एक्स वाई जो क्रमित युग्म है इसमें y डिविजिबल होगा x से या y भाज्य है x से। अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए दिया है सेट A हमको गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ हमने लिख दिया सेट A और R इक्वल्स टू जो रिलेशन इन्होंने दिया है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया एक्स वाई, जहाँ y भाज्य है x से। अब सबसे पहले हमको इसको स्वतुल्य चेक करना है कि ये संबंध स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो रूल है इसको फोकस करेंगे। रूल क्या कह रहा है कि y को भाज्य होना चाहिए x से। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सेट दिया है इससे हम एक रिलेशन यहाँ पे चेक करेंगे। प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है, कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होती है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होती है कि x बिलोंग्स टू R, यानी क्रमित युग्म में या ऑर्डर्ड पेयर में दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और क्योंकि हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे नंबर्स हमको मिलेंगे। इसका मतलब कि जो दिया गया समुच्चय है या दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो दिया गया संबंध है ये सिमेट्रिक या सममित है या नहीं। अब देखिए सममित के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R के लिए y x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए 2 4 बिलोंग्स टू R, 2 4 बिलोंग्स टू R मतलब यहाँ देखिए आप 4 जो है यानी y के प्लेस पे 4 है, x के प्लेस पर 2 है, तो जो 4 है वो 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 4 R में आएगा। फिर हम बात करेंगे 4 2 बिलोंग्स टू R की, तो 4 2 के लिए 2 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है। यहाँ y के प्लेस पे 2 आ गया है और x के प्लेस पे 4 आ गया है। तो ये अपोजिट, अगर हम इनका पैटर्न बदल देते हैं एलिमेंट्स का या नंबर्स का, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सम्मित होने की कंडीशन को। सम्मित होने की कंडीशन ये कहती है कि अगर 2 4 बिलोंग्स टू R है तो 4 2 भी R में होना चाहिए। हमारे पास ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रही। यहाँ 2 4 बिलोंग्स R है मगर हमारे पास 4 2 बिलोंग्स टू R नहीं हो पा रहा है। अब हम तीसरी कंडीशन, तीसरा रिलेशन यहाँ पे संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर x y बिलोंग्स टू R है, y z बिलोंग्स टू R है, तो हमारे पास x z भी R में होना चाहिए। अब जो सेट हमें यहाँ पे दिया है उससे हम देखते हैं हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू R है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 से विभाजित होगा, तो ये तो करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे 2 4 बिलोंग्स टू R, यहाँ भी देखिए 4 जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और 1 और 4 अगर हम लेते हैं क्रमित योग में तो 1 4 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, मतलब 4 जो है वो 1 से विभाजित है। तो मतलब ये हमारा जो संबंध है ये संक्रामक संबंध भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू R हो रहा है, 2 4 बिलोंग्स टू R है और 1 4 बिलोंग्स टू R भी है। तो ये संक्रामक होने की शर्त को कंप्लीट करता है। इसीलिए जो दिया गया संबंध है या दिए गए क्वेश्चन में आपको जो संबंध बताना था, यहाँ ये संबंध हमारा स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब में r द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर द रिलेशन r in R defined by R is equals to AB such that A less than equals to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में भी हमें ये ही चेक करना है कि जो दिया गया संबंध है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हम इनकी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, गिवन रिलेशन या दिया गया संबंध हमारे पास क्या है, r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, जहां r जो है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, या हम इसको कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स है। r जो है वो रियल नंबर्स का सेट है, इसलिए a और b जो है वो भी आपकी रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं ही होंगी। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग पॉइंट्स लेके इसको सॉल्व करते हैं। अपने मन से आप यहाँ पे कुछ पॉइंट सपोज करेंगे जो सेट दिया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपको जो यहाँ पे रिलेशन दिया है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए दिया है, तो आप वास्तविक कोई भी संख्या यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिया a इक्वल्स टू 1, तो इसका क्यूब जो है वो 1 होगा। अब देखिए आप ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन दिया है a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास परिमेय संख्याएं भी आती हैं, तो हम एक परिमेय संख्या के लिए इसको चेक करेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या के लिए भी सही सत्य सिद्ध होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया a इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ इसका क्यूब जो आएगा वो कितना होगा, 1/2 का क्यूब या 1/8। मतलब आपके पास में 1/2 1/8 से लेस देन इक्वल्स टू होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक संख्या ऐसी मिल गई जिस पर कि ये संबंध स्वतुल्य सिद्ध नहीं होता। ये देखिए 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 क्यूब, ये सत्य नहीं है, यानी ये जो रूल आपको दिया है ये रूल को ये फॉलो नहीं करता, अतः दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं है। अब हम दूसरे संबंध की बात करेंगे, सिमेट्रिक या सममित हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि सममित के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात अगर हमारे पास a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है तो वो b लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, जो रूल आपको दिया है उसके अनुसार। अब इसमें भी हम पॉइंट्स रख के चेक करेंगे, तब जो रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब में अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं तो a की जगह पे हमने 2 रख दिया और लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब यानी 9 का क्यूब, जो कि कितना होगा 729। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 729 यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन अब हम अगर इसका ऑर्डर चेंज करें, जैसा कि सममित रिलेशन में करना पड़ता है, तो b लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये संबंध सममित सिद्ध नहीं होता। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये संबंध संक्रामक या ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखिए हम जानते हैं संक्रामक के लिए जो शर्त होती है या कंडीशन होती है वो होती है a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, तो a c को भी r में होना चाहिए। अर्थात अगर a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, b लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब है, तो a लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब भी होना चाहिए। अब इसको भी हम पॉइंट्स लेके चेक करते हैं। माना कि a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3/2, c इक्वल्स टू 4/3 है। अब हम ये रूल है इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। a के प्लेस पे 3 लिखा है हमने, लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब की जगह हमने 3/2 का होल क्यूब लिखा है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आई 3 लेस देन इक्वल्स टू 3.375। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे 3 जो है वो लेस होगा इससे। फिर हम b लेस देन इक्वल्स टू सी क्यू के लिए इसको चेक करेंगे। b के प्लेस पे रखेंगे 3/2 और c के प्लेस पे रखेंगे 4/3 का होल क्यूब। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 2.37। पर जब हम a लेस देन इक्वल्स टू सी क्यू के लिए चेक करेंगे तो देखिए a की वैल्यू हमने 3 रखी है और c की 4/3 थी, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.37। लेकिन ये तो सत्य नहीं है या ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो दिया गया संबंध है ये संक्रामक
नहीं होगा। जब भी हमारे पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हम प्रूफ करते हैं और अगर वो प्रूफ नहीं होता है या वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमेशा हमको पॉइंट्स रख के चेक करना पड़ता है। और पॉइंट्स के लिए क्राइटेरिया जो है वो कहाँ से आता है, जो रूल आपको दिया है, जो समुच्चय आपको दिया है यहाँ पे सेट, वो कौन सी संख्याओं का है। अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो हमेशा आपको वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या को रख के चेक कर लेना चाहिए संबंध जो है वो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे सवाल सिद्ध हो गया है कि जो आपका दिया गया संबंध है वो ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो बच्चों आज हमने देखा कि संबंध क्या होता है, संबंध की परिभाषा, उसके प्रकार और संबंध से रिलेटेड हमने चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब आपके पास गृह कार्य के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिए। थैंक यू।